Hello and welcome back to our channel Sarkari Pariksha. Guys, I'm back with another topic of REIT exam. So REIT English में अभी तक हमने 5 से 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं. आई होप आप लोगों को समझ आया हो और आप लोग बहुत बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ रहे हो. आई होप आपके बाकी सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशंस भी अच्छे से जा रहे हो. ठीक है. वी ऑल्सो हैव CDP वीडियोज ऑन REIT, तो आप आशु मैम के साथ उन्हें भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. So the topic we are doing today is a bit different than what we have been doing till now. ठीक है. अभी तक हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की और उसके डिफरेंट ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स की, एंड लास्ट क्लास में हमने साउंड्स को पढ़ा था. ठीक है. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी. इंग्लिश लैंग्वेज तो आप लोगों को पता है क्या है. व्हाट इज पेडागोजी? ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है. ठीक है. दिस इज बेसिकली the way to teach. तो मान लिया कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है. आप लोगों को सब आता है, पूरा ग्रामर आता है, पूरा स्ट्रक्चर आता है, आप राइटिंग रीडिंग सब पढ़ा सकते हो. लेकिन आपने पढ़ लिया है, कैन यू टीच इट? ठीक है. सो ये आ जाता है आपका पेडागोजी का सेक्शन. सॉरी. सो दिस इज कॉल्ड योर पेडागोजी. हिंदी में बोले तो शिक्षा शास्त्र. ठीक है. तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स में होता है. पेडागोजी इज देयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप रीट का एग्जाम दे रहे हो, विच इज बेसिकली टू बी अ टीचर, राइट. सो आपको इंफॉर्मेशन होना खाली जरूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, कीपिंग इन माइंड वेरियस थिंग्स, वो भी जरूरी हो जाता है. दैट इज व्हाई वी हैव पेडागोजी. ओके. इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी का टॉपिक आज हम करेंगे. ठीक है. दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. किसी भी भाषा को पढ़ाने के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, उनके हिसाब से ही हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं. तो इंग्लिश के में हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का फर्स्ट टॉपिक आज करेंगे, पेडागोजी का. ओके. लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो क्या होता है लैंग्वेज, वो तो पता होना चाहिए ना. उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो हमें पता होने चाहिए, राइट. सो फर्स्टली लेट्स चेक दिस. Language is a set of conventional communicative signals used by humans for communication in a community. ठीक है. easy enough. signals होते हैं used for communication. ठीक है. हमने sounds बना दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो हमें suitable लगे हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं. ठीक है. Language consists of various sound symbols and their counterparts that are used to point out some objects, occurrences and meanings. These symbols are chosen arbitrarily and then they are conventionally accepted and employed. As I said in the last class also, किसी लैंग्वेज के साउंड में और जिस चीज को वो रेफर कर रहा है उसके बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं होता है. लैंग्वेज इज आर्बिटरी. ठीक है. आर्बिटरी मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है. दिस इज अ पेन. पेन साउंड से हम ये सोच रहे हैं, लेकिन इसमें इस सिंबल, इस फिगर में और पेन साउंड में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है. आई कुड हैव कॉल्ड दिस अ पेन. ठीक है. अगर मैंने इसको पेन का नाम दे दिया होता और इसको फोन बोला होता तो आप लोग उसको उसी हिसाब से पढ़ते. तो कहीं मेंशन नहीं था दैट दिस शुड बी कॉल्ड अ पेन एंड दिस शुड बी कॉल्ड अ फोन. ओके. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. So this is arbitrariness of language. हमने last time भी किया था, right? Although language is symbolic, yet its symbols are arranged in a particular system. Symbols हैं लेकिन एक particular system में ही arrange करके वो language को form देते हैं. ठीक है. कहीं भी कुछ भी लगा देने से language नहीं बन जाता है. All languages have phonological and grammatical systems, and within a system there are several subsystems. As you guys all know, phonological systems जो हमने लास्ट पढ़े थे, grammatical systems आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. और उनके अंदर ही several subsystems होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रामर है, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्टिव वॉइस है, नरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर उनके अंदर भी शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं. ठीक है. लैंग्वेज इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स, सो स्पीच इज प्राइमरी, राइट. लैंग्वेज बोल के सबसे पहले आप एक्सप्रेस करते हो. स्पीच कम्स फर्स्ट, स्पीकिंग कम्स फर्स्ट. ओके. There is no inherent relationship between the words of a language and their meanings or the ideas conveyed by them. As I just proved to you,
पेन को मैंने पेन बोल दिया है, उसमें कोई पहले से कोई आइडिया नहीं था, इसको बस किसी ने पेन का नाम दे दिया है. सो द वर्ड एंड द thing does not has to be in a relationship. Okay, each language is unique in its own sense. By this we do not mean that languages do not have any similarities. हर एक भाषा अपने आप में अलग होती है, लेकिन भाषाओं में कॉमन ग्राउंड भी होता है, वो आपस में मैच भी करती है. आप लोगों ने देखा होगा ना, डिफरेंट वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हिंदी से बोरोड हैं, हिंदी में कुछ संस्कृत से, तमिल से, उर्दू से बोरोड है. सो दे हैव कॉमन ग्राउंड्स एज वेल. येट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सेट है सिंबल्स का, वो यूनिक है अपने आप में. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. लेट्स मूव ऑन. एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. क्यों पढ़ाते हैं हम लैंग्वेज? व्हाई इज इट नेसेसरी? ठीक है, सो लेट्स चेक व्हाई. ability to understand the speaker's language. ठीक है, एम्स क्या होना चाहिए? स्पीकर का भाषा समझ आना चाहिए आपको. स्पीकर जो बोल रहा है वो आपको समझ आना चाहिए. ability to read along with understanding. जो भी आप पढ़ रहे हो, whatever you are reading, वो आपको समझ आना चाहिए. ability to express fluently and diversely using different skills. आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ अच्छे से डिफरेंट बातों को. ठीक है. ability to present or write in a coherent manner. जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, उसको प्रेजेंट कर पाओ या फिर लिख पाओ इन अ कोहेरेंट मैनर, सही तरीके से समझ आ सके जो. ठीक है. ability to understand the scientific aspect of language. साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के बारे में हमने पिछले क्लास में बात करी थी. आई होप यू रिमेंबर. लैंग्वेज हैज सिंबल्स एंड ऑल दैट, राइट? तो ये भी आपको समझ आना चाहिए. Development of a learner's sensitivity towards national issues, cultural heritage and different aspects of contemporary life. जब भी किसी हम भाषा के बारे में बात करते हैं, या जब भी हम किसी स्टूडेंट को किसी भाषा से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हम खाली भाषा से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, हम पूरे एक बैकग्राउंड से भी उसको इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, यू वुड बी टीचिंग वेयर इंग्लिश कम्स फ्रॉम. इंग्लिश का ओरिजिन क्या था? ठीक है. एंड इंग्लिश इज नॉट आर्ट लैंग्वेज, राइट? आप उसको पूरा एक इंग्लिश कल्चरल वो दे रहे होगे स्टूडेंट को. ठीक है. सो वी टीच अबाउट नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दीज आर योर एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. जब भी आप कोई भाषा पढ़ा रहे हो, तो आपके ये एम्स क्लियर होने चाहिए कि आप उस भाषा को पढ़ा के ये सारी चीजें अचीव करना चाह रहे हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन. अब आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के डिफरेंट थियोरीज या फिर प्रिंसिपल्स पे. ठीक है. मेनी साइकोलॉजिस्ट्स हैव लेड डाउन सर्टेन थियोरीज रिगार्डिंग लैंग्वेज टीचिंग. सम इम्पॉर्टेंट थियोरीज और प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज. कहीं पे प्रिंसिपल्स लिखते हैं, कहीं पे थियोरीज, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है. नंबर 1 आता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड थियोरी ऑफ मोटिवेशन. क्या होता है? जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहली शर्त अगर मैं बोलूं, समथिंग दैट इज प्री रिक्विजिट इज उसको पढ़ने की चाह. ठीक है. सो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बिकॉज सिंपली ये कह रहा है कि लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है. ठीक है. उसको पढ़ने की चाह होनी जरूरी है. What is prerequisite when you are teaching a language? The learner's motivation to learn a language. तो आपको वो motivation produce कराना है. Whenever you are teaching a language, आपको वो motivation देना है that you need to learn this particular language. This is what theory of motivation speaks about. Easy enough, right? Next we have theory of imitation. What happens is, for a child to learn a language, वो क्या करता है? इमिटेट करता है. दे इमिटेट देयर पेरेंट्स, दे इमिटेट देयर टीचर्स, दे इमिटेट देयर फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो हुएवर दे आर इमिटेटिंग, अगर आपको किसी बच्चे को एक अच्छी लैंग्वेज सिखानी है, इंग्लिश अच्छे से बोलना सिखाना है, तो यू वुड नीड टू बी गुड इन दैट लैंग्वेज. ठीक है. तो अगर आप किसी को सिखाने जा रहे हैं, तो यू वुड नीड टू बी गुड इन दैट लैंग्वेज. अंडरस्टूड? तभी आपको इमिटेशंस करके, आपको इमिटेट करके द चाइल्ड वुड लर्न दैट लैंग्वेज प्रॉपरली.
ठीक है, आजकल टीचर्स आर नॉट द ओनली सोर्स, राइट, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज लाइक टीवी, राइट, योर यूट्यूब. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा जो यहाँ पर देख रहा है, जिसको देख के वो लैंग्वेज इमिटेट करना सीखेगा, वो सही हो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव theory of exercise. This basically says to get perfection into anything, आपको वो repeatedly करना है, बार बार करना है, तभी आप उसमें excel कर पाएंगे. ठीक है. Practice makes a man perfect, right? ये वही वाली आपकी theory है. It can also be called your theory of practice. Okay? So ये वही वाली आपकी theory है and it becomes important. ठीक है. जब भी आप भाषा के बारे में बात करते हैं तो रेपिटेशन ऑफ थिंग्स, रेपिटेशन ऑफ स्पीकिंग, रेपिटेशन ऑफ राइटिंग, रेपिटेशन ऑफ रीडिंग विल ओनली हेल्प यू गेट अकम्प्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. ठीक है. सो यू नीड टू इंट्रोड्यूस दिस टू योर स्टूडेंट्स इम्पेरेटिवली. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव थियोरी ऑफ मदर टंग. ठीक है. थियोरी ऑफ मदर टंग में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मदर टंग जो होता है something that is acquired by the child unconsciously. ठीक है. मदर टंग आप सिखाते नहीं हो, मदर टंग इज नॉट taught, it is acquired by the child unconsciously, simply. ठीक है. उसको सिमेंटिक्स नहीं पता है, उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फोनोलॉजी कुछ भी नहीं आता है. ठीक है. लेकिन जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, जब आप फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, तो वो कॉन्शियस एफर्ट लगता है उसमें. ठीक है. दैट इज अ कॉन्शियस एफर्ट. सो मदर टंग इज टॉट unconsciously or not taught, it is basically acquired, whereas a foreign language would be taught consciously, in a conscious manner. ठीक है. I hope this is clear. Then we have theory of oral speech. ठीक है. थ्योरी ऑफ ओरल स्पीच बेसिकली क्या कह रहा है कि आपका स्पीच सही होना जरूरी है, आपको स्पीच सही होना जरूरी है. तो द क्विकेस्ट वे टू मेक अ चाइल्ड लर्न समथिंग इज टू मोटिवेट देम टू स्पीक इन इट. ठीक है. तो आप जब भी आप स्पीच लेसन से अगर स्टार्ट करेंगे किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाना, you know, whenever you are teaching a language, if you begin with speech lessons, that would be very much beneficial for the child instead of writing and stuff. Okay. So speech जो है वो writing reading को precede करना चाहिए, आपको पहले बोलना सिखाना चाहिए, and then we must move on to the other aspects of teaching the language. Okay. आगे बढ़ते हैं. We have theory of habit formation. ठीक है. तो जैसे कि हमने बात किया था थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज में, सिमिलरली कुछ यहाँ पे भी हो रहा है. ठीक है. जो भी हमारे स्किल्स होते हैं लाइफ में, वट एवर स्किल्स वी एक्वायर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्विम, सो हाउ वुड यू लर्न हाउ टू स्विम? इफ यू स्विम डेली. अंडरस्टूड? सिमिलरली एक लैंग्वेज लर्न करने के लिए भी आपको उस लैंग्वेज को यूज करने का इन योर स्पीच, इन योर राइटिंग, इन योर रीडिंग आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक है. तभी आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं. सो टू मेक अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज, वी मस्ट इनकलकेट, वी मस्ट मेक देम हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग दैट लैंग्वेज. आपने सुना होगा ना, स्कूलों में बोलते हैं टॉक इन इंग्लिश, फाइन लगेगा, राइट? आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता है या नहीं, हमारे साथ होता था. सो वी यूज्ड टू हैव अ फाइन. ठीक है. जब भी अगर हम हिंदी में बोलते थे, वी वुड हैव टू पे 5 rupees एज अ फाइन. दैट वाज वे बैक. So why was that important? We were being taught a new language. हमें एक नई भाषा सिखाई जा रही थी, इंग्लिश. तो उसमें बोलने की आदत डालना जरूरी था. अगर हमें उसमें बोलने की आदत डालनी नहीं जाएगी तो हम उसे नहीं सीख पाएंगे. सो थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन बेसिकली क्या बोल रहा है कि कुछ भी एक नई लैंग्वेज सिखाने के लिए वी नीड टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके. So let's move on. Next आता है आपका theory of individual differences. This is again very relevant, particularly if you are trying to become a teacher in urban areas. ठीक है. Urban areas में you have for example a city like Delhi. सब different background से हैं, सब different और home type से आते हैं,
और तो और सब डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से भी आते हैं। किसी के घर में हिंदी बोली जाती है, किसी के घर में गुजराती बोली जाती है, किसी के घर में यूपी के वेरियस डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, किसी के घर में मलयालम बोली जाती है, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा। वी हैव ए नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है। तो जब भी आप उनको इंग्लिश सिखाओगे तो you need to keep all of that in mind. Not only that, not only the language background, you need to keep in mind the economic background, you need to keep in mind the cultural background they come from, ठीक है। तभी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आप लैंग्वेज को ढंग से सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a kid who is brought up in a well to do family, उसका vocabulary different होगा, उसने डिफरेंट चीजें देखी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटेला बार्स खाए होंगे, या आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट, ओरियो बिस्किट्स। फॉर ऑन द अदर हैंड, अ चाइल्ड हु इज नॉट दैट वेल फ्रॉम अ फैमिली, उसका फूड वोकैबुलरी लिमिटेड होगा, राइट, टू चपातीज एंड ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, राइट। So whenever you are teaching or giving your examples or any sort of analogies, you need to keep that in mind. That is what theory of individual differences speaks about. Next we have theory of child-centered learning efforts. बहुत बार क्या होता है ना, whenever we are teaching, तो कहीं ना कहीं हम ये बात भूल जाते हैं कि जिसे हम सिखा रहे हैं उसको उतना नहीं आता है, या उसका स्टेज वहां तक नहीं है। For example, if you teach me something about English today that I didn't know, I would acquire it very quickly. Why would I acquire it quickly? Because I already know a lot about English language, right? Whereas a child who knows nothing about the language would acquire different things at different stages, right? उनका एज कम होता है, उनका डिस्ट्रैक्शन पीरियड अलग अलग होता है, उनको कुछ पता नहीं होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो जब भी आप कुछ पढ़ा रहे होते हो, whenever you are teaching any sort of language, you need to keep in mind that every child is unique firstly, ठीक है। तो जो भी आप efforts डाल रहे हैं, that needs to be child centered, ठीक है। जो भी आपको learning efforts डाल रहे हैं, आप teaching efforts डाल रहे हैं, those need to be child centered, ठीक है। और आपको उनको अगेन कल्चरल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक सब बैकग्राउंड्स भी कंसिडर करके उनको पढ़ाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव theory of ratio and series. Again this is very similar to these two theories, ठीक है। आपको मेंटेन करके चलना है कि आप किसको कैसा कितना पढ़ा रहे हैं, रेशियो एंड सीरीज, ठीक है। सो जो भी आप पढ़ा रहे हो, you need to give a child it in a particular ratio and a particular series. आप एकदम से बच्चे पे इकट्ठे सब कुछ नहीं डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, you are teaching them synonyms today and then next day you want to teach them antonyms, ठीक है। तो आप एक लिमिटेड नंबर में ही टॉपिक्स उन पे डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक वीक में synonyms, antonyms, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा खत्म कर दो, नो, ठीक है। एंड देन यू नीड टू फॉलो अ सीरीज एज वेल, ठीक है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करो तो नाउन से स्टार्ट करोगे, देन प्रोनाउंस, देन एडजेक्टिव्स, ठीक है। आप सीधे पहले एडवर्ब्स नहीं पढ़ाएंगे, अंडरस्टूड। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट when it comes to language teaching. So let's move forward. I hope this is clear to you people. इतना आप लोगों को समझ आ गया हो what are these theories and why are they important. Then we have maxims, ठीक है, that we should use while teaching. तरीके जिनको हमको use करना चाहिए to be let our teaching be more effective and gainful for the child as well. Okay. पहले बात करते हैं known to unknown. अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए जब भी आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को कुछ आता नहीं है, ठीक है। दे आर एट अ सर्टेन एज, दे हैव सीन थिंग्स, सो दे नो थिंग्स, ठीक है। वो अक्वायर करते हैं, जो भी वो अपने आसपास देखते हैं, दे अक्वायर इट, राइट। तो उन्हें कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो जब भी आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो आप उस चीज से स्टार्ट करो जो उन्हें आती है और उस तक जाओ जो उन्हें नहीं आता है, ठीक है। So for example, when we are talking about language teaching, तो हर एक बच्चे को क्या आता है, mother tongue. So the quickest way to teach English to them would be from their mother tongue to English.
ठीक है। सो योर फाउंडेशन, जो आपका ओल्ड फाउंडेशन ऑलरेडी है उनका मदर टंग का, अगर आप मदर टंग के हिसाब से लेके चलेंगे तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि लैंग्वेज क्या है, राइट, दे ऑलरेडी नो व्हाट इज लैंग्वेज, देन दे विल नो कि हाँ ये एक और नई भाषा है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। वेराज अगर आप सीधे स्टार्ट कर दोगे या फिर इंग्लिश से स्टार्ट करोगे तो दे माइट नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ये है क्या जो हम पढ़ रहे हैं। सो ऑलवेज गो फ्रॉम द नोन टू अननोन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सिंपल चीजें पढ़ाइए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में सिंपल चीजें पहले पढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल जाते हो तो जब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है तो आपको सीधे उठा के वोकैबुलरी नहीं दे दी जाती है, राइट। आपको उठा के एंटोनिम्स नहीं पढ़ाया जाते हैं। क्या पढ़ाया जाता है? अल्फाबेट्स, ठीक है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? अल्फाबेट्स, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ड्स बनाने, 2 वर्ड्स वाले वर्ड्स, 3 लेटर वाले वर्ड्स, ऐसे, फिर देन सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जब भी आप एक लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक लेवल्स ऑफ अ गेम, ठीक है। आई डोंट नो विच गेम यू हैव प्लेड लास्ट, द लास्ट गेम आई प्लेड वाज कैंडी क्रश, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल था ना उसमें 3 या 4 कैंडीज मैच करनी होती है टू स्मैश देम, ठीक है। बहुत इजी था, ठीक है। देन व्हेन लेवल इंक्रीज्ड आफ्टर 100 लेवल, व्हाट हैपेंड कि बहुत सारे कैंडीज होते हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं एंड डिफरेंट यू नो कहीं से चॉकलेट बॉम्ब्स आ रहे हैं कुछ। इफ यू हैव प्लेड कैंडी क्रश यू वुड नो। सो बचपन में आप लोगों ने खेले होंगे डिफरेंट गेम्स, आई डोंट नो व्हाट आर द गेम्स नाउ अवेलेबल राइट नाउ। मेरे बचपन में एक गेम था सुपर मारियो ब्रोस करके, ठीक है। सो उसमें क्या होता था, सुपर मारियो ब्रोस में पहला लेवल होता था ना उसमें वो सीधे सीधे चल रहा होता था, थोड़े बहुत कांटे आते थे, कांटे को क्रॉस करके आगे चलना होता था। देन दूसरे लेवल में थोड़ी सी आग आती थी, देन कहीं वाटरफॉल आ रहा होता था, देन ड्रैगन आ जाता था एकदम से, देन ड्रैगन के भी बहुत सारे भाई आ जाते थे, ठीक है। ऐसे ऐसे डिफरेंट करके लेवल्स पढ़ते थे। सो दिस इज व्हाट शुड बी डन इन टीचिंग ऑल्सो। व्हेनेवर वी आर टीचिंग अ लैंग्वेज वी शुड इंक्रीज दीज लेवल्स स्टेप बाय स्टेप। इकट्ठे सारा नहीं कर देना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें चलना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, ओके। देन वी हैव कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। What does concrete mean? Something that has a shape and structure. What does abstract mean? That is just a thought, something that is in our head that we know or feel. Okay. So what is happening here is कि हम किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोल सकते हैं imagine this, ठीक है। Whenever we are teaching a language, primarily जब भी हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो अगर हम इमेजिनेशन पे फोकस कम करके चीजें जो हमारे सामने हैं उन पे फोकस करें तो उससे स्टूडेंट को बेहतर समझ आएगा। इसका प्राइम एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अगर आप अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हो, अब आप बोलोगे ऐसे एक स्पेस है, वहां पर एक गोला है ऐसे घूम रहा है ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो एंड अराउंड द सन ऑल्सो, दैट इज आवर अर्थ। स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज दे हैव नॉट यू नो लर्नड अबाउट इट येट। वेराज अगर आप उनको एक ग्लोब दिखाओ, ठीक है, ग्लोब इज अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, आप उनको एक ग्लोब दिखाओ एंड यू शो इट स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, देन यू शो इट स्पिनिंग अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट, तो उन्हें समझ आएगा कि हाँ ऐसे करके हमारा अर्थ घूम रहा होगा। सो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। जब आप एक कॉन्क्रीट चीजों से उनको दिखा दोगे कि ये चीज ऐसे ऐसे हो सकती है और फिर वो अपने इमेजिनेशन में उसको डेवलप कर पाएंगे, तो उस टाइप का लर्निंग उनके लिए ज्यादा टाइम तक रहेगा, ज्यादा दिन तक उनको याद रहेगा। बिकॉज एज सून एज दे विल बी एबल टू यू नो लर्न अबाउट एक्सेस और रेवोल्यूशंस और रोटेशन, तो क्या होगा, वो सीधे सीधे उस ग्लोब को पिक्चर करके आपका इंफॉर्मेशन एनालाइज कर पाएंगे, याद कर पाएंगे दोबारा, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स। Next we have analysis to synthesis. When teaching is done from detailed teaching to summarizing, we go from analysis to synthesis. पहले हम analyze करते हैं, then we synthesize कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा। For example, कोई मैथ्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में
डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि वो इजीली समझ आ सके. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन इंग्लिश ऑल्सो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इकट्ठे पढ़ा रहे हो, ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एक्सेट्रा, ठीक है. फिर हमने नाउन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एक्सेट्रा, ठीक है. अब जब आप एनालाइज कर करके इनको पढ़ोगे तब आपको टोटल में फिर एंड में सिंथेसाइज क्या करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है. तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे उनमें डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, ताकि आप उनको इजीली एनालाइज करके समझ सको, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इंडक्शन टू डिडक्शन. In induction method, we give some example first and then try to reach on a conclusion. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी करा, आपको एग्जाम्पल्स दिए, देन वी हैव कम ऑन टू द कंक्लूजन कि ये हमें समझना है. ऑपोजिट भी करते हैं कुछ लोग, पहले आपको थ्योरी समझाई जाएगी, देन उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, दैट ऑल्सो वर्क. बट यूजुअली व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर लैंग्वेज टीचिंग, वी शुड गो फ्रॉम induction to deduction. Okay, then we have psychological to logical. This is again different. While teaching, the interest, aptitudes, capacities and difficulty levels of the learner should be kept in mind. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो लर्निंग होनी चाहिए that should be child centric or student centric and not what you know. ठीक है. For example, vocabulary and sentence structure of a language should be taught keeping in mind the difficulty level of the learners, and then they could be arranged and explained in a logical manner. इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको लोगों को दूं तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज टीचिंग, कि आप दो टाइप के लोगों को लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, अ स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड अ स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड. सो अगर आप दोनों स्टूडेंट्स को सेम तरीके से पढ़ाओगे, सो द स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वोंट बी एबल टू ग्रास्प whatever examples you are giving. जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो उनको इतनी इजीली समझ नहीं आएंगे जितना इंग्लिश मीडियम वाले को समझ आएंगे. सो आप लोगों को साइकोलॉजिकली भी उनका वो ध्यान में रख के देन यू हैव टू मूव टू द लॉजिकल पार्ट ऑफ टीचिंग. ओके, relate form to meaning and contextualities. All class activities should be meaningful. Whatever activity the students are involved in, the student should be able to understand the meaning of what they hear, say, read or write. This is very important. Again, activities करना is easy class में, लेकिन activities का कुछ purpose serve होना चाहिए, and all students must be able to take part in it. और जब भी उससे वो कुछ मीनिंग निकाल पाए, उस एक्टिविटी से कुछ मीनिंग निकाल पाए, और जब भी वो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उस एक्टिविटी में, एट द एंड ऑफ द डे वो उनको समझ आना चाहिए. ठीक है. सो दीज वर द मैक्सिम्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. सो आज हमने पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक किया है. आई होप इट वॉज क्लियर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आपका लैंग्वेज 1 में भी आएगा, लैंग्वेज 2 में भी आएगा, बोथ लेवल्स, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में आएगा. ठीक है. सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू रिमेंबर. आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका हो अच्छे से. ऑल यू हैव टू डू इज पॉइंट्स याद रखने. ठीक है. सॉल्व द क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. One of the principles of the direct method is that classroom teaching should be done only in the target language. Both the first language and the target language should be used in the classroom. Literature teaching should be the major focus. Students in the classroom should only listen to the teacher's lectures. तो ये और ये तो हम काट देते हैं सीधे सीधे. Now this should be the direct method की अगर हम बात करें, direct method में जिस लैंग्वेज को आप सिखा रहे हो उसी लैंग्वेज में पढ़ाने की बात होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो आप इंग्लिश में पढ़ाओ. सो आपका ए इज द राइट आंसर. Which one of the following is not an important principle of language teaching? Let's check. The student should learn a language by doing it. The student should proceed from concrete to abstract. The teacher should try to motivate the learners. The teacher should always tell jokes in the classroom. So this one is not important. ये आपका right answer है. ठीक है. Rest of them are important, जैसे कि अभी हमने पढ़े, right? They are important maxims and principles.
Next we have, which one of the following is not included under the principles of English teaching? अभी हमने different principles पढ़े ना, principles of natural process, principle of purpose, principle of uprooting from culture. Obviously this is the answer. ये ऐसा कुछ नहीं होता. Principle of selection. ठीक है. The criteria to choose a particular course for particular class is called, क्या बोलते हैं उसको? Principle of selection. ठीक है, आपने एक क्लास के लिए एक तरह का टॉपिक सिलेक्ट किया है, उसको वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन. देन वी हैव, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्रिएट्स अ ज़ील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज. ज़ील इज मतलब मोटिवेशन या पैशन. ओके, ठीक है. सो वी नो द आंसर टू दिस वन, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, एज वी डिड, राइट. जब तक स्टूडेंट में मोटिवेशन नहीं होगा पढ़ने का, तब तक वो न्यू लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे. सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आते हैं. रिपीटेडली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप अगर थोड़े से क्वेश्चंस भी इन सेट्स करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. बाकी स्टिक टू द प्रिंसिपल्स, द मैक्सिम्स एंड एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए. दिस टॉपिक इज डन फॉर यू. आई होप इट वॉज वेरी क्लियर. ठीक है, एंड आई होप आज की क्लास से आपको कुछ ज़्यादा समझ आया हो और आपको क्लास अच्छी लगी हो. I'll be back with another video very soon on the next topic. Till then, have a nice day all of you. Kindly like, share and subscribe to our channel. Goodbye.